नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी ये एक प्रोसेस है। जब भी कोई बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो क्लाइंट्स उससे ये कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी पूछता है। इस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है कि आप ये प्रोजेक्ट कैसे करने वाले हो, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हो, कितना टाइम में करने वाले हो, आपका टोटल प्रोसीजर कैसा रहेगा, ये डिटेल में उसको देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एक डिटेल्ड प्लान और अप्रोच एक्सप्लेन करता है कि वो आप प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो। इसमें अलग अलग स्टेप्स, जैसे प्रोसेस क्या है, उसका टेक्निक्स क्या है, कौन कौन सा टेक्निकल मैन पावर आप यूज़ करने वाले हैं, क्या इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं, इसका सेफ्टी प्लान क्या है, बजट क्या है, और इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड आप कैसे मेंटेन करने वाले हो, ये सब इसमें एक्सप्लेन होता है। की पॉइंट्स क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में क्या है, समरी ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें कितना प्रोजेक्ट का डिटेल्स क्या है, कितना उसका एरिया है, क्या क्वांटम है, वो सब रहेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स, टाइमलाइन और बजट, ये सब प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आता है। उसके बाद साइट प्रिपरेशन, जैसे साइट प्लान फॉर साइट क्लियरेंस, एक्सकेवेशन, प्रिपरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, ये सारा उसमें एक्सप्लेन होता है। साइट लॉजिस्टिक्स, जैसे ही कोई साइट आता है तो उसमें सबसे पहले टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़े करने पड़ते हैं, जैसे स्टोर यार्ड्स हो गया, स्टील यार्ड्स हो गया, उसके बाद में सीमेंट गोडाउन या फिर लेबर हार्टमेंट्स, ये सारे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़े करने पड़ते हैं। स्टील यार्ड, प्रोजेक्ट ऑफिस, सेंट्रल स्टोर, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, ये सब टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़े करने पड़ते हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूशन टीम में एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सबमिट करना पड़ता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, उसके अंडर कौन कौन रहेगा, बिलिंग कौन करेगा, प्लानिंग कौन करेगा, एग्जीक्यूशन में सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल कौन देखेगा, उसका पूरा एक डिटेल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सबमिट करना पड़ता है इसमें। उसके बाद है प्लांट और इक्विपमेंट। प्लांट और इक्विपमेंट में इसमें कौन कौन से प्लांट और इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे बैचिंग प्लांट यूज़ करने वाले हैं, या फिर कौन कौन सा मिक्सर मशीन यूज़ करने वाले हैं, ट्रांजिट मिक्सर यूज़ करने वाले हैं, या फिर उसके बाद में क्रेन यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन सी मशीनरी आप इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, उसका डिटेल्स रहता है। उसके बाद में लेबर हार्टमेंट्स, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। लेबर हार्टमेंट के लिए अगर जगह दिया है तो साइट के आउटस्कर्ट्स में जनरली दिया रहता है, तो कितना जगह है वहाँ, कैसे आप वो लेबर हार्टमेंट यूज़ करने वाले हो, उनको फिर वो रहने का सुविधा, पानी का अरेंजमेंट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब उसमें रहता है। अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग। इसमें कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग कैसे रहता है वो भी एक्सप्लेन रहता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेशन, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग एंड इंटीरियर वर्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप रहता है। अभी टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ टूल्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स। इसमें लिस्ट ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, उसका डिटेल्स हम देते हैं, उसका लाइफ कितना है, उसका कैपेसिटी कितना है, वो सब हम डिटेल देते हैं। उसके बाद में मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो रहता है वो पूरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो जो मशीनरी है वो टाइमली चले, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस हो, और उसका जब भी एज ऑन रिक्वायर्ड वो अवेलेबल हो और उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। उसके बाद में मैन पावर में कैसे उस साइट में प्रोजेक्ट के लिए कितने लेबर्स लगने वाले हैं, कितने मैन पावर्स लगने वाले हैं, वो स्टेज बाय स्टेज, जैसे आपका शुरू में कितने लेबर लगेंगे, पीक और टाइम में कितना लगेंगे, लास्ट में कितना लगेंगे, उसका एक पूरा डिटेल लेबर हिस्टोग्राम बना के देना पड़ता है। उसमें स्ट्रेंथ ऑफ लेबर, स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं, इसमें पूरा डिटेल्स रहता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन शेड्यूल और प्लान वो एक सबमिट करना पड़ता है। इसमें कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में तो डिटेल पूरा प्रोजेक्ट का एक बार चार्ट रहता है, उसमें पूरा क्वांटिटी वाइज, मैन पावर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन किया रहता है। उसमें पूरा आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू और डिटेल प्लानिंग रहता है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, वो प्रोजेक्ट
जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो पूरा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके प्रोजेक्ट किया जाए। उसमें प्लान फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसमें इंक्लूडिंग इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, वो प्रोजेक्ट में हम जितना भी मटेरियल लगने वाला है उसका टेस्टिंग, उसका सर्टिफिकेशन, उसमें जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब क्वालिटी कंट्रोल में आता है। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये सब पूरा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों कंट्रोल करता है। इसमें क्वालिटी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है, क्वालिटी इंचार्ज, वो सब पूरा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है। इसमें सीनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स, उनका भी उसमें क्वालिटी मेंटेन के लिए काफ़ी योगदान रहता है। जैसे प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, मटेरियल टेस्टिंग है, वो सब चेक करना है। उसके बाद है डिटेल ऑफ साइट लैबोरेटरी इक्विपमेंट। लैबोरेटरी साइट पे एक जगह दी जाती है, उसमें जैसे साइट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर बड़ा साइट है तो वहाँ साइट पे ही लैबोरेटरी के लिए अलग से जगह दी जाती है, वहाँ लैबोरेटरी आपको इंस्टॉल करना है। तो उसमें वो लैबोरेटरी में ऐसे सारी फैसिलिटी चाहिए कि सारी टाइप के मटेरियल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से वो लैबोरेटरी में फैसिलिटी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर पूरा उसका लैबोरेटरी का टेस्ट सब कंडक्ट करेगा, वो सब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसमें पूरा क्वालिटी कंट्रोल जो पॉलिसी रहती है ISO के हिसाब से वो उसको पूरा फॉलो करेगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। अभी हमने इतना सब देख लिया है, अब ये सब को प्रॉपरली मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लानिंग इंजीनियर जो भी रहता है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोजेक्ट मॉनिटर करने के लिए। जैसे अपना प्रोजेक्ट टाइम हिसाब से चल रहा है, शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है क्या, उसमें क्या हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, तो टाइम बाय टाइम वो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये बताता रहता है कि वो प्रोजेक्ट कैसा, अपना शेड्यूल क्या है, उसका क्या लूप होल्स है, क्या फिर ड्रॉबैक्स है, या फिर कहाँ हम कम पड़ रहे हैं, या फिर कहाँ अपने को ज़्यादा मैन पावर लगाना है या फिर मशीनरी लगाना है, तो प्रोजेक्ट अपना शेड्यूल के हिसाब से चले। तो इसके लिए वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करता रहता है। और प्लानिंग टाइमली कंप्लीशन होने के लिए जो भी सुझाव है वो सब देता रहता है। उसके बाद सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरा एकदम ज़ीरो एक्सीडेंट पॉलिसी हम ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब साइट पे इतना प्रोग्रेस तेज़ी से काम चले लेकिन साइट पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो, पूरा प्रॉपरली सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो किया जाए। सबको, सब स्टाफ, सब इंजीनियर, सब लेबर्स को ये ऐसा सूचित किया जाता है कि ये पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके आप काम करो। इसमें सारे प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, प्रोसीजर्स फॉलो करना है, ये सबको बताया जाता है। और ये सब कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में हमको क्या क्या हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स दे रहे हैं, सब सबमिट करना पड़ता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें प्लान फॉर मिनिमाइजिंग प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंट पर प्रोजेक्ट को क्या इम्पैक्ट होता है, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन कंट्रोल करना है, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स भी देखना है। इसके बाद है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन। इसमें जो भी मटेरियल आता है उसका प्रॉपर डिलीवरी कहाँ करना है, इक्विपमेंट कहाँ आता है, ये सब चेक करना है। और जब भी आप स्ट्रक्चर ये बनाते हो उसमें सबसे पहले एक लॉजिस्टिक प्लान बनाना पड़ता है। जैसे आपका मशीनरी खड़ा कहाँ रहेगा, हटमेंट कहाँ रहेगा, स्टील यार्ड कहाँ रहेगा, ये पूरा एक लॉजिस्टिक प्लान आप कैसे कैसे आपका मशीनरी, आपका स्टोर, आपका सेटअप, ये सब करोगे, उसका एक लॉजिस्टिक प्लान बना के देना पड़ता है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन में जैसे प्लान फॉर कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट टीम, क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पब्लिक आर्किटेक्ट। ये सबसे हम कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे तो किसको फॉलो करना है, सर रूल, एक कम्युनिकेशन प्लान भी बनाया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जैसे प्लान फॉर आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड मिटिगेटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। उसमें कौन सा रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मिनिमाइज करना है, उसको सोल्यूशन क्या है वो देखना है, इसको उसका एक प्लान हमको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में कमीशनिंग एंड हैंडओवर।
जैसे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में जैसे प्लान फॉर टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड हैंडिंग ओवर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट, वो पूरा चेक करना है। वो सब सारा टेस्टिंग करके, सारा सर्विसिंग करके एक बार क्लाइंट से चेकलिस्ट के हिसाब से उसको चेक करके उसका एक कमीशनिंग और हैंडओवर का एक प्लान बनाना है। अभी ये कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी ज़्यादातर जहाँ क्लाइंट, कंसल्टेंट और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर, ये तीनों रहते हैं या फिर पीएमसी रहती है, तो वहाँ ये बनाना पड़ता है। और लोकल इसमें ज़्यादा लोग ये कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी जैसे पूरा थेरोटिकल नहीं बनाते, जस्ट ओरली बोलते हैं, बट थेरोटिकल ये पूरा बना के प्लान सबमिट करना कभी भी ज़रूरी है। इससे आपको प्रोजेक्ट का ब्रीफ आइडिया, प्रोजेक्ट का ब्रीफ अप्रोच पता चलता है। अभी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी बनाने के जो बेनिफिट है, बेनिफिट्स ऑफ वेल डिफाइंड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, वो क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या करने वाले हैं उसका पूरा हमको डिटेल आइडिया आ जाता है, कोऑर्डिनेशन का आइडिया आ जाता है। उसके बाद में एनहांस्ड क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल में भी हम पूरा क्या क्या पॉलिसी अप्लाई करने वाले, क्या क्या टेस्टिंग करने वाले, वो सब डिटेल आइडिया आ जाता है। उसके बाद इंक्रीज सेफ्टी एंड रिड्यूस रिस्क। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान करने की वजह से हम ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं और प्रोजेक्ट में ज़ीरो एक्सीडेंट पॉलिसी इस्तेमाल करके वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली टाइमली कंप्लीट किया जाता है, किसी को भी बिना हार्म के, जब बिना एक्सीडेंट हुए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में बेटर कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जैसे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट रहे, उनके साथ कम्युनिकेशन भी बेटर होता है, उनको एक प्रोजेक्ट का अप्रोच या फिर आइडिया आ जाता है। उसके बाद में इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड रिड्यूस्ड डिलेज। ये सब प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यहाँ डिले का इतना इशू नहीं होता। कॉस्ट सेविंग थ्रू एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट जो भी हो रहा है अपना बजट में होना चाहिए, जो डिफाइंड बजट है उसमें। और इसमें कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी डिफाइन करने के बाद से हमको पूरा डिटेल प्रोसीजर मालूम हो जाता है। उसमें ज़्यादातर हमको कॉस्टिंग का भी आइडिया आ जाता है, तो उससे हमारा जो भी कॉस्ट है उसका सेविंग होता है। और हम ज़्यादातर एफिशिएंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कॉस्ट सेविंग ज़्यादा होता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिड्यूस वेस्ट। इसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट का भी हम मिनिमाइज़ करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, उसमें जैसे हमको जो भी प्लान्स है, हम कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो पूरा अप्रोच हमको इसमें दिखता है। अब ये कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी हर आपका स्ट्रक्चर वाइज या सेक्टर वाइज अलग होता है। जैसे बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी अलग रहेगा, रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अलग रहेगा, वाटर ट्रीटमेंट या फिर वाटर प्रोजेक्ट के लिए अलग रहेगा। हर प्रोजेक्ट के वाइज ये कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी अलग अलग रहता है। जैसे आप किस तरह से उस प्रोजेक्ट को आप टैकल कर रहे हो या फिर कंप्लीट करने वाले हो, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करने वाले, क्या क्या मैन पावर यूज़ करने वाले हो, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हो, वो पूरा डिटेल इसमें आइडिया आ जाता है। इसके साथ ही टाइम पे कंप्लीट होने के लिए प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बार चार्ट, वो भी इसमें कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में आ जाता है। तो इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से आपको वो प्रोजेक्ट का पूरा एकदम शॉर्ट में आइडिया आ जाता है कि वो प्रोजेक्ट कैसे करने वाले हैं या फिर कैसे पूरा करने वाले हैं, उसमें कितना मैन पावर या कितना मशीनरी लगने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है। तो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करके वो प्रोजेक्ट हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, इसका पूरा एकदम आइडिया आ जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।